नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की, क्योंकि श्रीनगर में आज एक बार फिर से ग्रेनेड दागा गया है। छानपुरा इलाका था जहां पर ये ग्रेनेड दागने की घटना सामने आई है, जहां पर खबर ये भी है कि एक शहरी जख्मी हो गया है और एक जवान के घायल होने की भी यहां खबर जो है वो देखने को मिली है। अपडेट कर रहे हैं सनम एजाज, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। श्रीनगर के आउटर स्कर्ट्स का इलाका छानपुरा और छानपुरा के इलाके में हमने कई बार हालात और वाक़ात की मार पड़ते हुए देखी है और आज भी बाद दोपहर यहाँ पे ऐसा ही वाक़ा पेश आया जब यहाँ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को निशाना बनाते हुए उन पे हथगोला दागा गया। श्रीनगर के छानपुरा में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक दागे गए इस हथगोले के वाक़े में एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी भी जख्मी हुए और भगदड़ मची और इस धमाके की आवाज़ के साथ इलाके में खौफ दहशत की आवाज भी सुनाई दी। इलाका श्रीनगर का बाहरी इलाका और छानपुरा के इलाके में आपको याद होगा पिछले दिनों यहां बारूदी सुरंग का धमाका भी हुआ था और इसके साथ साथ इस सारे इलाके में कई बार इस तरह के वाक़ात हुए हैं। इस धमाके के फौरन बाद या इस हमले के फौरन बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया और उसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया। नाके भी लगाए गए और नाके लगाए जाने के साथ पूछताछ भी की जाने लगी। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। अब आपको लिए चलेंगे जम्मू और जम्मू से दिखा देते हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए राहुल गांधी ने आज आम जनता को भी संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, लेकिन किस तरह से उन्होंने पूरी बातचीत की है सबसे पहले तो वो देखिए। की फोटो देखिए आपने, उसमें एक चिन्ह दिखता है। यहां जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जब आप अल्लाह का नाम लेते हो आपको अपना हाथ दिखता है, यूं देखते हो उसको। बुद्धा का आपने पिक्चर फोटो देखी है, उसका आपको हाथ, उनका हाथ दिखता है आपको। तो सवाल यह है, इस हाथ का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? आप धर्म की बात करते हो, आप सब धर्म की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो चिन्ह है जो गुरु नानक की फोटो में दिखता है, जो शिवा की फोटो में दिखता है, जो हर धर्म में दिखता है, इसका क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत, इसका यह मतलब होता है। सत्य बोलने से डरो मत, सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, इसीलिए चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा। इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा, क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। और बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। बीजेपी डर है, बीजेपी डर है, कांग्रेस तैयार है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं, तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। सही बात बोली? चलिए अब आपको अनिल के पास लिए चलेंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से पूरी ये रैली रही है, क्या कुछ यहां बातें रही, देखिए। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के 2 दिवसीय का दौरा आज दूसरा दिन था और आपको बताते चले कि उन्होंने तमाम डेलीगेशंस के साथ मुलाकात की है, रेफ्यूजीज के साथ मुलाकात की है और इसके साथ साथ आपको बताते चले पंचायतों के साथ मुलाकात की है और उसके बाद डायरेक्ट सीधा वो कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित किया, अपने तमाम पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकात की और कहने कि जिस तरह से कांग्रेस एक रिवाइवल लाना चाहती है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी काफ़ी समय से, आज उसी के मजबूती कर लेकर जो है राहुल गांधी जो है 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे थे। आपको बताते चले कि लगातार आपने देखा कि सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा अगर हम जो देखा कि तादादों में लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात की, उनके हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे और तमाम कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। और आपने देखा कि जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे और किस तरह से भव्य स्वागत किया गया और उसके साथ साथ आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद वहां पर मौजूद रहे और रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे मंच पर।
और इसके साथ साथ जब राहुल गांधी ने संबोधित किया तो तमाम कार्यकर्ता जो थे उत्सुक थे उन्हें सुनने के लिए, और उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद, पावन दर्शन करने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आएगी। और जिस तरह से एक पावन दर्शन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक शक्ति रहती है और आशीर्वाद रहता है, और उसी आशीर्वाद के साथ अब कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि अब आने वाले चुनावों में जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक उभरता हुआ नया चेहरा, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। हालांकि ये समय ही बताएगा कि कांग्रेस किस तरह से सत्ता में नया चेहरा बनकर उभर कर सामने नजर आएगी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और गुलमर्ग से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से टूरिस्ट यहां पर पहुंचना अब शुरू हो चुके हैं। खूबसूरती को निहारने के लिए टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आदिल डार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए। अभी तक मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये जगह बहुत खूबसूरत है और मुझे बेहद पसंद आया। You should visit this place. I would strongly suggest. मैं भी वही बोल रहा हूँ, सबको यहाँ आना चाहिए एक बार एटलीस्ट। कश्मीर देखना है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा जगह है, लोग भी अच्छा है। बार आना ही है, लाइफ में एक बार आना ही है कश्मीर। टूरिज्म बढ़ने को आ रहा है, अभी टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, पहलगाम, सोनमर्ग और ख़ासकर गुलमर्ग के लिए भी, और केबल कार के भी लिए वो राइड अच्छी तरीके से करते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए भी। तो धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ने लगा अभी। तो सयाहों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? सयाहों के लिए मैसेज है कि पहले वो SOPs का फॉलोइंग अच्छी तरीके से करें जिस तरह वो करते आए हैं अभी तक। तो आज उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये है कि वो अच्छी तरीके से घर से निकले, बिंदास निकले, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे वो आराम से आ सकते हैं, गुलमर्ग घूम सकते हैं, पहलगाम, सोनमर्ग। हालांकि जहाँ पर कहीं इनका शॉपिंग वगैरह करना होगा या कोई मतलब इस तरह का शाल शूल वगैरह या ड्राई फ्रूट्स जिस तरीके से वो खरीदते आए हैं उसी तरीके से वो अच्छी तरीके से अपनी शॉपिंग या टूर कर सकते हैं। शदीद गर्मी की वजह से बैरूनी रियासत से सयाहों की भारी तादाद वादी कश्मीर की सैर पर आ रहे हैं। सयाहों ने हमारे साथ बात करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने बाकी सयाहों को वादी आने की दावत दी। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए एक बार फिर से आपको श्रीनगर लिए चलेंगे, जहां से शूटिंग स्पोर्ट्स को लेकर भी ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को दी गई है। अमजद हमारे संवाददाता अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी रही, किस तरह से बच्चों को यहां ट्रेन किया गया, देखिए। शूटिंग सिर्फ एक खेल नहीं है, शूटिंग एक शख्स की भावना होती है कि वो कितना सटीक और कितनी तेजी से और कितना निशाने पर खुद को रख सकता है। यानी आपको अपनी सांस संभालनी होगी, अपनी बॉडी संभालनी होगी और नज़र अपने निशाने से नहीं हटानी। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर आपकी नज़र हटी तो आपका मेडल गया। और ये स्पोर्ट महज आपको मेडल्स नहीं दिलाता बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी कई सारे लेसन्स देता है। सबसे बड़ा लेसन कि एक शख्स को धैर्य रखना चाहिए हर सिचुएशन में, और सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ ये स्पोर्ट सिखाती है। कश्मीर के अंदर आज से पहले ये स्पोर्ट कभी नहीं खेला गया। श्रीनगर में शुरुआत हुई आज से कुछ महीने पहले एक शूटिंग सेंटर की जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ से, और आज का दिन कश्मीर के लिए शूटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज से यहाँ पर ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन शुरू हो चुका है। अब ऐसे में कई सारी सवाल होते हैं कि शूटिंग करेगा कौन कश्मीर में, सीखेगा कौन, और कहाँ से लोग आएंगे, और उनका जो मार्गदर्शक है वो कौन करेगा। हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस श्रीनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बलबीर जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे इनिशिएटिव को शुरू किया और एक नया कंसेप्ट कश्मीर के अंदर स्पोर्ट्स का लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो ये है कि पहला सेशन कश्मीर की लड़कियों का है, यानी फर्स्ट स्टेप इस शूटिंग रेंज पर कश्मीर की फीमेल फोक का है, जो आगे कश्मीर को लेकर जाने का सपना रखती हैं। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत मुबारक एक नया स्पोर्ट कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जानना चाहूंगा कि प्रेरणा कहाँ से आई, क्यों आपने सोचा कि कश्मीर के अंदर ये स्पोर्ट भी होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर। सर बेसिकली क्या था कि हमारे अब जो जनरल रूटीन एक ट्रेंड था कि टीम गेम्स के ऊपर फोकस किया जाता था, तो और ये जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जैसे शूटिंग्स, आर्चरी, फेंसिंग या बाकी जैसे गोल्फ जैसी, ये कुछ नई चीज़ें, ये हमें वर्दी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब
श्री आलोक कुमार जी, उन्होंने बोला कि ये जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, भले ही चाहे किस लेवल के हैं, कितने कॉस्टलीस्ट हैं, कितना क्या है, बट ये हर बच्चे तक इनकी एडवांटेज पहुंचनी चाहिए। खासकर उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे, कभी भी उनको मौका नहीं मिलता था, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्फ में जाने का, गोल्फर बनने का, तो उनके इनिशिएटिव्स थे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आज आप देख रहे होंगे कि गोल्फर भी बने हैं। इसी तरह जैसे शूटिंग, और हमारे पास उन्होंने वो इक्विपमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाए कि जैसे वॉल्थर वेपन, आपने नाम ही सुना होगा, मतलब हमने तो ये डिक्शनरीज में कभी देखा नहीं था, स्पोर्ट्स की डिक्शनरी में, बट यही वो वेपन है जिससे अभिनव बिंद्रा जी ने मेडल लाए। तो सर ये मौका वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं गजफर सर, उनके सीरियस एफर्ट्स की वजह से हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। जिस राइफल की बात यहाँ पर हो रही है, इतनी तारीफें हो रही थी, वॉल्थर, ये वो गन है जो जर्मनी से इंपोर्ट करी गई है। यही वो गन है जिसका इस्तेमाल किया था अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए। और ऐसी टेक्नोलॉजी जब जम्मू कश्मीर आएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, किस हद तक परफॉर्म कर सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकता कोई शख्स। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये 10 मीटर का शूटिंग रेंज है, जो एक इंडोर शूटिंग रेंज है। फिलहाल तो मैनुअल सिस्टम्स हैं, लेकिन वक्त के साथ इसको अपग्रेड किया जाएगा। जैसे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट आएगा, इसका अपग्रेडेशन होगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे साथ जो सामने कोच हैं, वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं 10 मीटर एयर हैंड पिस्टल का, हैंड गन का, कि किस तरह से इस गन का इस्तेमाल करना है, इसमें एयर प्रेशर कैसे सेट करना है, पैलेट्स कैसे सेट करने हैं और निशाना कैसे लगाना है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर इन सारे ही स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यानी अब पहले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स हुआ करते थे जिनमें टीम एफर्ट हुआ करता था। वॉलीबॉल की बात कर लीजिए, फुटबॉल की बात कर लीजिए, क्रिकेट की बात कर लीजिए, लेकिन उन स्पोर्ट्स के अंदर जो कंपटीशन है वो इतना बढ़ चुका था कि उन कॉम्पिटिशन्स में एक नया स्टूडेंट का आ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से नामुमकिन था। लेकिन उन बच्चों को जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, जो खेल को खेलना चाहते हैं, जिनके अंदर एक कह सकते हैं कि कैपेसिटी है कुछ करने की स्टेट के लिए, देश के लिए, उन्हें एक मौका कैसे दिया जाए, ये रास्ते तलाशे जा रहे हैं। आई एम फ्रॉम ज़ुकुरा एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी खान्यार। कैसा फील कर रहे हैं आप कि एक नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, जीरो कंपटीशन है? क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स अगर आप देखें तो वहाँ पे भर भर के इतने कैंडिडेट्स हैं कि वहाँ पर जाने की जगह तक नहीं मिलती, सोच तक नहीं आती। एक नया स्पोर्ट्स आपको मिला है, किस तरह से स्पोर्ट्स को देखते हैं और कैसी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू योर डिपार्टमेंट कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, ऐसी ट्रेनिंग के लिए। एंड ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है 15 डेज़ के लिए राइफल शूटिंग ट्रेनिंग हो रही है, और आज तक हमने ऐसी ट्रेनिंग नहीं की है, तो हम बहुत थैंकफुल है हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू अरीजा हमारे साथ बात करने के लिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कश्मीर के बच्चों को दी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैपेसिटी कश्मीर के बच्चों में इतनी है कि जितनी आपने कभी सोची ना हो। एक जो सटीक निशाने पर चलने की फितरत कश्मीर की है, वो फितरत कश्मीर के स्टूडेंट्स को हर जगह पर लेकर जाती है। आप फुटबॉल की बात कर लीजिए, इतिहास कश्मीर ने रचा है। बैडमिंटन में कहीं इतिहास कश्मीर के हैं, वूशू की बॉक्सिंग की बात कर लीजिए, कहीं इतिहास कश्मीर के हैं। क्रिकेट में हम झंडे गाड़ रहे हैं, IPL तक पहुँच चुके हैं। अब उन स्पोर्ट्स की बारी है जो देश विदेश में पॉपुलर हैं, पर कश्मीर में अभी तक उनका नाम नहीं था। आने वाले समय में शायद आर्चरी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो, और फिर तीरंदाजी में भी जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, उन लोगों के झंडे गाड़ते हुए उन्हें देखना कौन पसंद नहीं करेगा। और भी आगे अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान, कैमरामैन खान मुदस्सिर को दीजिए इजाजत। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम यहां जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि खजूरी अपडेट कर रहे हैं, देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन सामान्य तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो 2 लहरें कोरोना की गई हैं वो काफी ज्यादा घातक साबित हुई हैं, और उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कई लोग इसमें जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हुई है, रिलैक्सेशन जो वो सबको मिलना शुरू हुई, और उसी के साथ साथ लोगों ने अपने कामकाज करना भी शुरू किए। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि तीसरी लहर आ सकती है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। कि अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में पहले 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हुआ करते थे, एक जो जिला अस्पताल सांबा में और उसी के साथ साथ ESI हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा में। लेकिन आज हमने DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी से विस्तार से जानकारी ली, और उनसे हमने ये सवाल किए कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और वो
फाइनल चरण में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एक नया प्लांट जो है वो एक और लगाया जा रहा है जिला अस्पताल सांबा में, और उसी के साथ साथ रामगढ़ का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पर भी इंस्टॉल किया जा रहा है, और घगवाल का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर भी इंस्टॉल किया जा रहा है। यानी पहले 2 प्लांट हुआ करते थे और अब 5 प्लांट जो है वो लगाए गए हैं जिला सांबा में तीसरी लहर से बचने के लिए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सक्षम है तीसरी लहर से निपटने के लिए, और ये भी हम कामना करते हैं, और उन्होंने भी भगवान से यही कामना की है कि तीसरी लहर ना ही आए तो काफी अच्छा होगा। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर एक प्रयास जो वो हम कर रहे हैं और उसमें सांबा के लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए कि अगर प्रशासन वक्तन वक्तन कोई गाइडलाइन जारी कर रहा है, कोई प्रिकॉशंस जारी कर रहा है कि इन प्रिकॉशंस को आपने अपनाना है, तो उसमें जनता को भी साथ देने की जरूरत है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट लगाया जाएगा तभी इस कोरोना से हम जीत पाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर जिला सांबा में अगर देखें तो नंबर 1 पर जिला सांबा आया है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुई है 18+ कैटेगरी के लोगों की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन तो चलिए ठीक है, इससे आप ये ना समझे कि इन्फेक्टेड आप दोबारा नहीं हो सकते, और आप लोग वैक्सीनेशन अगर करवा रहे हैं तो आपने मास्क पहनना बंद कर दिया है, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उसके बाद भी आप लोग प्रिकॉशंस अच्छे से अपनाएं, मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्फेक्टेड तो होंगे लेकिन इतना रिस्क नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कौन लोग पॉजिटिव है, और अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो ये एक दिक्कत परेशानी बन सकती है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन सांबा पूरी तरह से तैयार है इस कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, जिसको लेकर तमाम अलग अलग जो हमारे हेल्थ केंद्र हैं पूरे जिला सांबा में, वहां पर दवाइयां जो है वो उक्त मात्रा में अवेलेबल हैं, और अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स भी जो वो अलग अलग इलाकों में चलाई जा रही है कोरोना को लेकर। और लगातार हम भी देख रहे हैं कि मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए। और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी जो है वो अब 5 हो चुके हैं, तो हम तैयार है, लेकिन बशर्ते प्रशासन के साथ लोगों का भी साथ होना जरूरी है, तभी हम इस कोरोना की तीसरी लहर से लड़ पाएंगे, उसे हरा पाएंगे अगर वो दस्तक देती है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ माहौल लग नहीं रहा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रशासन तैयार है, लोगों को भी तैयार रहने की जरूरत है। तो यहाँ पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं, और जहां पर अभी इंतजाम करने की जरूरत है वो जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी फाइनल चरण में पहुंच चुके हैं। बस अब देखना यह है कि किस तरह से आने वाला वक्त आता है और क्या कुछ हालात बनते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन प्रशासन तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। उसके साथ ही अब आपको जिला उधमपुर लिए चलेंगे, और उधमपुर से भी आशीष दत्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को लेकर अगर बात की जाए तो चक्का जाम आज रखा गया था पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर, लेकिन उधमपुर में क्या कुछ पूरी अपडेट है देखिए। आज उधमपुर में भी पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से चक्का जाम रहा। आपको बता दें कि बीते कल जम्मू कश्मीर यूटी के ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान सरदार TS वजीर की दिल्ली में जिस तरह से हत्या की गई थी, उसको लेकर आज J&K ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पूरी तरह से बंद रखने का आह्वान किया था। उसी को लेकर उधमपुर जिला में भी पूरी तरह से बंद रहा। उधमपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन के चेयरमैन सरदार रशपाल सिंह ने कहा कि TS वजीर की हत्या की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू पुलिस व दिल्ली पुलिस से आग्रह किया कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। TS वजीर काफी समय से J&K ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान रहे हैं, और वे समय समय पर जो ट्रांसपोर्टों को जो परेशानी आती थी उसकी आवाज भी उठाते रहे हैं और उसको हल भी करते रहे हैं। और साथ में जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ये प्रधान भी रह चुके हैं, और सिख समुदाय में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। और सिख समुदाय की अगर बात करें तो वहां से ये काफी लोगों की, अपने सिख समुदाय की आवाज भी उठाते रहे हैं। एक बड़े ही कद के नेता माने जाते थे, NC से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जिस तरह से इनकी हत्या की गई है उसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में रोष भी देखा जा रहा है। और इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से पूरी तरह से बंद रखा गया था, और उधमपुर में भी इसका असर देखने को मिला है। पूरी तरह से गाड़ियों की आवाजाही, कमर्शियल गाड़ियां, बसें जितनी भी थी आज पूरी तरह से बंद रही हैं। और लोगों ने, जो ट्रांसपोर्टर हैं खासकर, उन्होंने पूरा सहयोग इसका किया है। और ट्रांसपोर्टर का यही कहना है कि उनकी जो हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन को बहुत क्षति हुई है, क्योंकि समय समय पर ये ट्रांसपोर्ट यूनियन की आवाज सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी निर्मम हत्या हुई है, इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जो परिवार है उसे इंसाफ मिल सके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि
जिस तरह से ट्रांसपोर्ट यूनियन के कई प्रधान रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी मृत्यु होने के बाद भी कई जो स्थान है वो रिक्त हो चुके हैं। अब ट्रांसपोर्टरों को भी अब नया प्रधान चुनने का समय लगेगा, लेकिन टीएस वजीर की जिस तरह से हत्या की गई है, ये ट्रांसपोर्ट यूनियन के लिए एक काफी क्षति है। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे और शोपियां से दिखा देते हैं कि किस तरह से डीडीसी चेयरमैन आज लोगों से भी रूबरू हुए हैं, क्योंकि पानी की समस्या वहां पर झेलनी पड़ रही थी लोगों को। उमर मलिक अपडेट कर रहे हैं, देखिए। बेसिकली बहुत मैक्सिमाइजेशन का काम तो जोरों शोर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आपने देखा होगा, अभी ग्राउंड पे जाते हैं तो वो तो मुबारकबाद की बात है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलकर जो है ये काम का अंजाम दे रहे हैं डेवलपमेंट का। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे ऐसी जगहों से मेरे को भी शिकायत मौसूल हुई है कि जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन का काम आधा करके आधा छोड़ दिया गया। और मैं कुछ जगहों पे तो खुद ऑन स्पॉट भी गया था देखने के लिए, जिसमें बाबानाड़ एक जगह है जहाँ मैं गया था देखने के लिए। तो वहाँ मैंने हायर अथॉरिटी से बात की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें हम वर्कआउट करेंगे ताकि जो ये पेंडिंग जगहें हैं ये भी हो जाए। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज जो अपनी पार्टी के हैं, अगर हम बात करें पिछले 8 महीनों से मुसलसल दौरे पे नजर आ रहे हैं, तो वही आज उनका दौरा था देरो के गांव में जो जिला शोपियान से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पे है। तो इस गांव की जो मुश्किलात है, पहले तो यहाँ पे जो है हेल्थ सेंटर नहीं था, हालांकि बड़ी जदोजहद के बाद जो है यहाँ पे जो है हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे कायम किया गया। तो आज जो है डीटीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज ने उसकी इनॉग्रेशन की। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा मसला जो है, बड़ी शिकायत जो लोगों की थी वो है पानी की। हालांकि डीटीसी वाइस चेयरमैन ने हमारे साथ बात करते हुए यही कहा कि ये जो पानी का मसला है ये जल्दी इनको हल किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, उनमें उत्साह नजर आ रहा था, क्योंकि आज से पहले यहाँ पे देखा जा रहा था कि कोई भी जो चाहे वो एमएलए हो या एमएलसी हो, कोई भी जो है यहाँ पे नहीं आ रहा था। हालांकि ये पहली बार हुआ है जिला शोपियान में जब यहाँ पे जो डीडीसी वाइस चेयरमैन बिल्कुल मुसलसल दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हर गांव में जाकर वहाँ की जो मुश्किलात है वो सुन रहे हैं, उनका अजाला भी हो रहा है। हालांकि हमारे सामने है कि उनके मुश्किलात भी जो है वो दूर हो रहे हैं। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। उसके साथ ही रुख करेंगे जिला सोपोर का, और सोपोर से भी नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि नदीम से पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पानी को लेकर समस्याएं यहां पर पेश आ रही थी, क्योंकि पाइप की लीकेज जो है वो देखने को मिल रही है। जल शक्ति विभाग के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फिसड़ी साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। जी नाजरीन, अगर जी हम बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट की, जल शक्ति डिपार्टमेंट सोपोर की अगर हम बात करें, लोगों का कहना है कि ये फेल हो चुका है जल शक्ति डिपार्टमेंट। अगर जी हम देखें, अगर सोपोर में जो है डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट की जो मिसालें दी जा रही है, सोपोर में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर जी हम देखें रोड्स की बात करें, हर जगह जो है PHE डिपार्टमेंट की जानिब से जो है लीकेज है, पुरानी पाइप्स को रिपेयर नहीं किया जा रहा है, ना ही उन पाइप्स को चेंज किया जा रहा है। अगर मैग्नेटाइजेशन का काम इस वक्त जगह जगह पे किया जा रहा है, लेकिन जो है हर जगह पे, अगर हम मेन चौक सोपोर की बात करें, ये इकबाल मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन आपको ये विजुअल दिखाएगा। ये दुकान की लाइन जो है, इसके पीछे जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट का ऑफिस है। बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे जो है ये पानी यहाँ पे लीक हो रहा है। और लगभग इन लोगों का कहना है, यहाँ पे जो मेन मार्केट है, इनका कहना है कि लगभग 1 महीने से ये पानी जो है यहाँ पे लीक हो रहा है। हमने कई बार आला हुकाम तक भी ये बात पहुँचाई, हमने एप्लीकेशन भी दी है जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उनका कहना है कि हम आज करेंगे, कल करेंगे। लेकिन 1 महीना हो चुका है, लेकिन आज तक जो है ये काम नहीं किया जा रहा है और इसी के चलते जो है पानी जो है ज़ाया हो रहा है। मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं आपके कैमरामैन को बताए, मेहरबानी करके इसको जूम कीजिए। 31 को बाज़ाब्ता जो यहाँ की दुकानदारों की कमेटी है, इनका एक जिम्मेदार इंसान इनको एप्लीकेशन लेके जाता है कि ये ठीक करिए। उसके बाद मेरा अखलाकी फर्ज ये बनता था कि मैंने इनके चीफ इंजीनियर को बताया, मैंने ADC सोपोर को मैंने ये बताया, उनके नोट्स में मैंने लाया। और सितमगरी की ये बात है, मैं ये आपकी बजरे शुक्रगुजार है 24/7 एक्शन के। मेहरबानी करके आप ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि आप छोटे मुलाजिम ये बात नहीं मानते, उनको जो भी नहीं होती है कि अगर उनको कोई आम इंसान बताए कि वो समझ टस से मस नहीं होते और अपने आप को वो कोई काकरा खान समझते हैं। ये मैं डंके की चोट पे बताऊंगा। कल की डेट में 2 बार मैंने ये इनके चीफ इंजीनियर को फोन किया, नहीं उठाया। 2 दिन पहले उसकी नोट्स में मैंने लाया, व्हाट्सएप पे मैंने इनको ये किया, व्हाट्सएप पे मैंने ADC साहब को ये किया, व्हाट्सएप पे मैंने ये PHE एग्जिन को किया, व्हाट्सएप पे मैंने इनके चीफ इंजीनियर को। लेकिन तस से मस, ये खाली कागज के घोड़े दिखाते हैं। नाकाम ये हुए हैं इनके मुलाजिम जितने भी है।
चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि कार्यक्रम में जगह जगह से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन पर अमल कितनी जल्दी होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज दिन भर ही कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए थे। जम्मू की अगर बात करें तो 2 दिवसीय दौरा उनका यहाँ पर रहा। आज उन्होंने आम जनता को भी संबोधित किया, अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। आप देखते रहिए कार्यक्रम।